हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीमर्स चैप्टर, है ना। इस काफ़ी छोटे से चैप्टर हैं, लेकिन इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। और काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं जिससे आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पॉलीमर्स होता क्या है। पॉलीमर्स एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है ना। किस तरह का मॉलिक्यूल होता है? माइक्रो मॉलिक्यूल। तो इस माइक्रो मॉलिक्यूल को, ये होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, है ना। यह एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। इसके लिए हम लोग छोटे छोटे यूनिट का, या आप कह सकते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल का एसोसिएशन देखते हैं। उस एसोसिएशन में जो बॉन्ड बनते हैं वो जस्ट लाइक केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल रिएक्शन में बनने वाले बॉन्ड की तरह ही होता है ना। और इनकी जो फेनोमेना होती है वह पॉलीमराइजेशन के नाम से जानी जाती है। तो अपन देखते हैं कि अपन मान लें कि ए वह छोटा मॉलिक्यूल है जिससे पॉलीमर बनेगा। तो ए के एन मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, और यह एसोसिएट होके ए एन बनाता है। तो जो यह ए है ना, छोटा मॉलिक्यूल, इसको हम लोग कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर, ठीक है। और यह जो बनने वाले बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इसको अपन बोलते हैं पॉलीमर। इसको पॉलीमर बोलते हैं और इसको मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पॉलीमर वगैरह किस तरह से अपन बनाते हैं या किस तरह से यह नेचुरली बनता होगा। यह फेनोमेना ही कहलाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन फेनोमेना हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलीमर्स का और पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशंस वगैरह सब क्लियर किया है ना। अब अपन बात करने जा रहे हैं मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो देखिए, इनके कई बेसिक्स होते हैं। इनके कई बेसिक्स होते हैं जिससे हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, है ना। इनके सोर्स के बेसिस पे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इनका फर्स्ट टाइप बताया गया है नेचुरल पॉलीमर, है ना। नेचुरल पॉलीमर जो अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो जैसे अपन ने बायोमॉलिक्यूल में देखा होगा स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, है ना। ये सब जो होते हैं ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं क्योंकि ये नेचुरली बनते हैं, है ना। अब अपन यहाँ बात करें इसका एक और एग्जांपल आप रबर भी लिख सकते हैं, है ना। रबर भी नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल होता है। तो एक हो गया नेचुरल पॉलीमर। अब इसके नेक्स्ट टाइप में अपन चलते हैं।
एक नेचुरल हो गया, दूसरा हो गया सिंथेटिक पॉलीमर्स, है ना। आप इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर। ये सिंथेटिक पॉलीमर को आप आर्टिफिशियल पॉलीमर या मैन मेड भी कह सकते हैं, है ना, मैन मेड पॉलीमर। ठीक है, तो अब अपन सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में अगर बात करें या मैन मेड पॉलीमर के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है पीवीसी। इसको हम लोग बोलते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, है ना। वो घर में जो वायरिंग के लिए पाइप वगैरह लगाए जाते हैं वो सब इनके ही होते हैं, पीवीसी पाइप भी बोलते हैं उसको, है ना। आप कई बार देखेंगे कि इनको पीवीसी पाइप के नाम से आपका जो घर में काम करने वाला कारीगर वगैरह होंगे वो इस तरीके से बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका पॉलीथीन, जिसका यूज अभी रिस्ट्रिक्टेड है ना, क्योंकि यह मतलब बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है, मतलब आसानी से ये डिग्रेड नहीं होते हैं, जिसके कारण इसके यूज पर बैन लगाया गया है। पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, है ना। टेफ्लॉन भी एक आप लिख सकते हैं, यह भी सिंथेटिक पॉलीमर होता है और ये मैन मेड होता है, मतलब इनको लैब में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं सेमी सिंथेटिक। अब सेमी सिंथेटिक से क्या मतलब है? सेमी सिंथेटिक से मतलब है कि इसको भी लैब में बनाया जाता होगा, लेकिन इसको बनाने में नेचुरल पॉलीमर का भी हेल्प लिया जाता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इसका एग्जाम्पल होता है सेल्यूलोज एसीटेट, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है वल्कनाइज्ड रबर। एक्चुअल में वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है? जो नेचुरल रबर में क्रॉस लिंकिंग करके इसको बनाए जाते हैं वल्कनाइज्ड रबर को, है ना। नेचुरल रबर में क्रॉस लिंकिंग करके इसको बनाए जाते हैं नेचुरल रबर को। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें सोर्स के बेसिस पर, तो हमको पॉलीमर कितने टाइप के मिल गए? 3 टाइप के, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, है ना। तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं पॉलीमर के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि हम उनके सोर्स के बेसिस पे करते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें कि जो मोनोमर्स उनको बनाते हैं उनके टाइप के बेसिस पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अब अगर हम बात करें कि जो पॉलीमर्स के मोनोमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, है ना। तो इसके बेसिस पर जो पॉलीमर्स के टाइप होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है होमोपॉलीमर। क्या आता है? होमोपॉलीमर। इसका मतलब हुआ कि जो पॉलीमर केवल एक ही टाइप के मोनोमर से बना होता है ना, होमोपॉलीमर। जैसे पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है। इसको बनाने में हम लोग एज ए मोनोमर इथीन का यूज़ करते हैं, एन इथीन लेते हैं तो हमें मिलता है पॉलीथीन, है ना।
इस तरीके से होता है होमोपॉलीमर। दूसरा इसमें होता है कोपॉलीमर, है ना। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर होते हैं, है ना। इसमें एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर होते हैं, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, कोपॉलीमर की, है ना। जो कोपॉलीमर होता है ना, कोपॉलीमर जो होता है यह एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर से बने होते हैं। जैसे अगर हम एमाइड की बात, पॉली एमाइड की बात करें, इसकी बात करें पॉली एमाइड, है ना। आप समझिए जो एमाइड होते हैं ना, एमाइड, सबसे पहले आप एमाइड समझिए। जो एमाइड होते हैं उनको बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन का यूज किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन जो होते हैं ये आपस में मिलकर एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और एमाइड का जब एक से ज़्यादा यूनिट अपन यूज करते हैं तो उसी को अपन बोलते हैं पॉली एमाइड, है ना। तो अब हम बात करेंगे कोपॉलीमर की। तो कोपॉलीमर में अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर यूज होते हैं। जैसे पॉलीएमाइड है, नाइलन 66 आपने सुना होगा, वो इसका एग्जाम्पल होता है। और इस नाइलन 66 में जो एक से ज्यादा बार 6 और 6 का यूज होता है उसका मतलब ही यह होता है कि इसमें दो अलग अलग तरह के मोनोमर होते हैं जिनमें 6 और 6 कार्बन होता है, और वो होते हैं 1,6 हेक्साडाइअमीन और उसके साथ एडिपिक एसिड, तो उससे बनता है नाइलॉन 66। तो इस तरीके से एक हुआ होमोपॉलीमर, दूसरा हुआ कोपॉलीमर। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फिर से पॉलीमर दो तरह के होंगे, है ना। सिंथेसिस के बेसिस पे जो पॉलीमर होते हैं वो वापस दो तरह के होते हैं। उसमें एक होता है एडिशन पॉलीमर। क्या होता है? एडिशन पॉलीमर। जो एडिशन पॉलीमर होता है, ठीक है, जो एडिशन पॉलीमर होता है इसमें एडिशन एक तरीके से आप कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन का बेसिक आपको पता होगा, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जिस रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बन जाता है उस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और यदि किसी पॉलीमराइजेशन में एडिशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, है ना। तो हम यहाँ पर एक और टर्म समझ लेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है।
एडिशन पॉलीमराइजेशन। कहता है जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है यह आपको देखने के लिए मिलेगा पीवीसी के फॉर्मेशन में। ठीक है, पीवीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें आपको मिल जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन देखने के लिए। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl है, इसका आपने लिया N मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल ले लिया? N मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके पॉलीमराइजेशन से बना CH2CH Cl और ये सब आपस में एक दूसरे से ऐड होते चले गए, है ना। आपने क्या देखा, यहाँ का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ आकर दो सिग्मा फॉर्म हुआ, एक इधर और एक उधर, और इसी तरीके से इनके चेन कंटिन्यू होते चले जाते हैं तो पाई ब्रेक होकर सिग्मा बनते हैं। इसलिए हम लोग इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का नाम एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमर का नाम एडिशन पॉलीमर होता है ना। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो पीवीसी होता है वह एक एडिशन पॉलीमर होता है। कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? चीजें समझ में आ रही है ना, कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, है ना, किस तरीके से हम लोग तो अब आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब ये समझ में आया होगा आपको कि एडिशन पॉलीमर क्या होता है। एडिशन पॉलीमर क्या होता है ये समझ में आ गया आपको, है ना, कि जिसमें पॉलीमराइजेशन के टाइम पे एडिशन रिएक्शन हो। एडिशन रिएक्शन का मतलब होगा सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होना और पाई बॉन्ड का फॉर्म होना, है ना। तो जो एडिशन पॉलीमर्स हैं इसमें हम लोग मेनली बेसिक क्या बना रखा है हमने, इसमें हमने बेसिक बना रखा है कि जो सिंथेसिस प्रोसेस है पॉलीमर के वो किस तरह के हैं। अब इसी में अपन अगर इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, तो यह पॉलीमराइजेशन का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होता है मेनली। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, थोड़ा सा समझिए आप, कंडेंसेशन रिएक्शन को समझिए आप थोड़ा। कहता है कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जब दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, सेम या डिफरेंट, है ना, जब दो सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो फिर उनसे जो एक नया मॉलिक्यूल बनता है उसके साथ कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर भी होते हैं। तो इस तरीके का यह रिएक्शन जो है कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है ना, कंडेंसेशन। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह अगर अल्कोहल के साथ H+ के प्रेजेंस में जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अल्कोहल के साथ H+ के प्रेजेंस में जाता है तो यहाँ से
ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ईस्टर का। और साथ में H2O निकल जाता है। तो यह एक तरीके से रिएक्शन हुआ कंडेंसेशन, है ना। अब आप समझिए कि अगर किसी पॉलीमराइजेशन के टाइम पे ईस्टर जैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एस्टेरिफिकेशन जैसे कुछ रिएक्शन हो रहे होंगे, जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। और इस तरीके से कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनता है। ठीक है, इस तरीके से कंडेंसेशन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसमें देखें कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है उसका एक एग्जाम्पल हो गया पॉलीईस्टर। पॉलीअमाइड भी होता है, उसमें भी जिस टाइम पे एमाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं उस टाइम पे H2O बाहर आते हैं, है ना। पॉलीईस्टर्स, पॉलीएमाइड्स। अगर आप पॉलीएमाइड की बातें करेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए पॉलीपेप्टाइड। क्या ध्यान रखना चाहिए? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड एक तरह का पॉलीअमाइड होता है ना। और यही जब बहुत बड़ा होता है तो प्रोटीन बन जाता है, जो कि नेचुरल पॉलीमर का एक एग्जाम्पल होता है। और अब हम इस एग्जाम्पल को कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, है ना। कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीन है, मतलब यह हुआ कि जो प्रोटीन है वह कंडेंसेशन पॉलीमर होने के साथ साथ नेचुरल पॉलीमर भी होता है, या नेचुरल पॉलीमर होने के साथ साथ कंडेंसेशन पॉलीमर भी होता है ना। इस तरीके से हमने बात किया कि जो सिंथेटिक प्रोसेस है, जो सिंथेसिस प्रोसेस है पॉलीमर के, उनके बेसिस पर जो पॉलीमर होता है उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। किस बेसिस पर? जो पॉलीमेरिक चेन है उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर है, और उसके बेसिस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, है ना। हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, या आप कह सकते हैं पॉलीमेरिक चेन, है ना। पॉलीमेरिक चेन जो है उसके बेसिस पर, पॉलीमेरिक चेन जो है उसके बेसिस पर कितने टाइप के उसके बेसिस पर ठीक है, तो उसके बेसिस पर कितने तरह के तो उसके बेसिस पर कितने तरह के स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पर कितने तरह के तो अब अपन देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होते हैं पॉलीमर के, उसके बेसिस पर पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है, इसमें सबसे फर्स्ट अपन लाते हैं लीनियर पॉलीमर, है ना। कौन सा पॉलीमर?
लीनियर पॉलीमर। जो लीनियर पॉलीमर होता है इसमें जो पॉलीमर के चेन होते हैं वो लीनियर पॉलीमर में जो पॉलीमर के चेन होते हैं वो लीनियर होते हैं, मतलब उसमें कहीं कोई ब्रांचिंग या क्रॉस लिंकिंग का कोई जगह नहीं होता है, कहीं कोई ब्रांचिंग या क्रॉस लिंकिंग का कोई जगह नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम दिखा सकेंगे लीनियर पॉलीमर को। इसका भी एग्जांपल होगा पॉलीथीन, है ना। पॉलीथीन एक लीनियर पॉलीमर है। दूसरा हम बात करते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। कहता है ब्रांच्ड पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसके चेन में ब्रांचिंग होती है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह से यहाँ ब्रांचिंग, इस तरीके से यहाँ ब्रांचिंग, इस तरीके से यहाँ ब्रांचिंग, है ना। तो ये सब होते हैं इसमें मेनली। अब हम अगर बात करें थर्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का मतलब हुआ कि जो चेन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक। अब अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, है ना, तो जो ब्रांच पॉलीमर होता है इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्रांच पॉलीमर जो है पीवीसी, नेचुरल रबर, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं, है ना। और जो क्रॉस लिंक होता है उसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, है ना। और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सॉरी। बहुत स्ट्रांग होता है ये, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर और ब्रांच पॉलीमर के बारे में बात किया। वल्कनाइज्ड रबर भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो क्रॉस लिंक का, है ना। वल्कनाइज्ड रबर जो होता है वह भी एग्जांपल होता है, वल्कनाइज्ड रबर भी एग्जांपल होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर का। तो अब हम बात करें अब हम बात करते हैं जो पॉलीमर को बनाने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज होता है। ठीक है, पॉलीमर के बनाने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज होता है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ force of attraction, on the basis of force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है इलास्टोमर। सबसे फर्स्ट जो पॉलीमर होता है वो होता है इलास्टोमर। ठीक है, इलास्टोमर। तो कहता है कि इसमें
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, है ना, मतलब आप वंडरवाल फोर्स कह सकते हैं। इन दिस पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए वेरी वीक। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे इनका एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन एक टाइप का इलास्टोमर है ना, पॉलीथीन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन ये आता है कि जो पॉलीथीन है यह लीनियर पॉलीमर भी है, दूसरा यह लीनियर पॉलीमर होने के साथ साथ एडिशन पॉलीमर भी है, तीसरा यह इलास्टोमर भी है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इस तरीके का कि पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट में आ जाए लीनियर पॉलीमर, सेकेंड में आ जाए इलास्टोमर, थर्ड में आ जाए एडिशन पॉलीमर और लास्ट में आ जाए ऑल। तो इनके आंसर आ जाएंगे ऑल। ठीक है, तो इनके आंसर आ जाएंगे ऑल। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला हो गया इलास्टोमर, दूसरा होता है फाइबर्स। दूसरा क्या होता है? फाइबर्स। अब देखिए इसमें फाइबर्स के बारे में अगर अपन बात करें अब अपन बात करें इसका सेकेंड टाइप होता है फाइबर्स। सेकेंड टाइप इसके होते हैं फाइबर्स, है ना। अगर हम फाइबर्स की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप कह सकते हैं रिलेटिवली, है ना, दूसरों से रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसा होता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसा होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? तो फाइबर का एक एग्जाम्पल होता है नायलॉन 66। अब आप ध्यान दीजिए, नायलॉन 66 किन के एग्जाम्पल हो गए, है ना। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल कोपॉलीमर का, एक एग्जाम्पल हो गया ये किसका? कोपॉलीमर का। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये कंडेंसेशन पॉलीमर के, है ना। तीसरा एग्जाम्पल हो गया ये किसका? फाइबर्स का। एक आप देख सकते हैं उधर भी जाके लीनियर क्रॉस लिंक वगैरह में कहाँ जा रहा है ना। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए कि यह लीनियर क्रॉस लिंक और ब्रांच में किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर कीजिए एनसीईआरटी पढ़ के इसको, है ना। देखिए कि इसमें कहीं ब्रांचिंग आपको दिख रहा है
या इसमें आपको कहीं क्रॉस लिंकिंग दिख रहा है, या इसका चेन जो है वह स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, ये आपका यहाँ पर एक होमवर्क है, क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अब हम इसमें एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको भी देखिए कि यह नेचुरल, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक होता है, या सेमी सिंथेटिक होता है। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर लीजिए इसके बारे में, है ना। और फाइबर्स तो ये होता ही होता है। अब अपन अगर इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो होता है थर्मोप्लास्टिक। इसके नेक्स्ट टाइप होते हैं थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट टाइप होते हैं इनके थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होता है ना। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वह होगा इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। कहने का मतलब फाइबर से वीक, है ना। इसको हम अगर हम ऑर्डर में ले जाए तो हमें दिखेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मजबूत किस में होगा? फाइबर्स में। सबसे मजबूत होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर्स में, है ना। सबसे मजबूत होगा फाइबर्स में, और फाइबर से कमजोर होगा थर्मोप्लास्टिक में, और सबसे कमजोर होगा इलास्टोमर में, है ना। इस तरीके से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी ऑर्डर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर्स में आपको उसके अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर पूछे, इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फाइबर्स के बाद सॉरी थर्मोप्लास्टिक के बाद। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल तो आ गया अपने पास। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल होता है पीवीसी, है ना। देखिए एक ही पॉलीमर कई तरह के एग्जांपल में आ रहे हैं, एक ही पॉलीमर्स के कई तरह के एग्जांपल में यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। एक तो क्लासिफिकेशन, और दूसरा उनका जो मोनोमर होता है। क्लासिफिकेशन और मोनोमर का ध्यान अगर आपने रख लिया तो पॉलीमर के कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाले हैं नहीं, है ना। सारे क्वेश्चन आपसे फटाफट बनते जाएंगे। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें, पीवीसी के साथ आप इसके एग्जांपल पॉलीएथिलीन, है ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी आप देखिए यहाँ पे, और टेफ्लॉन भी ले सकते हैं। ये सब थर्मो प्लास्टिक का एग्जांपल है, पीवीसी, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन। ठीक है, और सबसे बेस्ट रहेगा इसमें
आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें और उसके बेसिस पर एनसीईआरटी को फिर से पढ़ें और लेक्चर को सुने। तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन होते नहीं हैं, है ना, इसमें लगभग सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। एनसीईआरटी में इसमें एक टेबल होता है, आप उस टेबल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एक टेबल होता है इसमें, तो अब इसका नेक्स्ट टाइप होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। देखिए ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इसमें देखिए क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, अगर आप इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर आप हीट कर देते हैं, है ना, अपॉन हीटिंग इट बिकम्स हार्ड। हीटिंग के बाद ये हार्ड हो जाता है, ठीक है, ये हीट करने के बाद हार्ड हो जाता है और आप इसको वापस रिकास्ट नहीं कर सकते हैं, आप इसको वापस रिकास्ट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रिकास्टेड अगेन एंड अगेन, रिकास्टेड अगेन एंड अगेन। और जो उधर आपका थर्मोप्लास्टिक था आप उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, वेयर एज thermoplastic is used again and again, ठीक है। आप इसको बार बार थर्मोप्लास्टिक को आप बार बार यूज कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं, है ना। रिकास्टेड लिख दीजिए अगर आपको यूज के जगह लिखना है तो, रिकास्टेड अगेन एंड अगेन। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको आप केवल एक बार हम हीट करेंगे और वो हार्ड हो जाएगा, है ना। तो इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एग्जाम्पल होते हैं इनके, है ना। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होते हैं इनके एग्जाम्पल। ये दो एग्जाम्पल्स हैं इनके। जैसे बल्ब का स्विच है ना, आप इसको एक बार हीट कर दीजिए, इसका शेप बिगड़ जाएगा और आप इसको वापस उस शेप में फिर नहीं ला पाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में आपको एग्जांपल समझ में आया, सॉरी डिफरेंस समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके बाद थोड़ा सा रबर का, है ना। तो जो रबर होता है, रबर के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि यह एक नेचुरल पॉलीमर होता है। रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि यह एक नेचुरल रबर होता है और यह इट इज़ अ
cis, it is a cis polymer of isoprene। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है आइसोप्रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आइसोप्रीन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइसोप्रीन का सिस पॉलीमर होता है। तो ये तो जब बनाकर मैं बताता हूँ अभी आपको, तब समझ में आएगा ये सिस पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, तो जो नेचुरल पॉलीमर में रबर जो होता है वह सिस पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। यहीं पे आप एक और बात समझें कि आइसोप्रीन का जो ट्रांस पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का जो ट्रांस पॉलीमर होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुट्टा पर्चा। ट्रांस पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन इज कॉल्ड गुट्टा पर्चा। गुट्टा पर्चा, ठीक है, गुट्टा पर्चा बोलते हैं इसको। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिस पॉलीमर रबर होता है और ट्रांस पॉलीमर इनके गुट्टा पर्चा होते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वह यह है कि आइसोप्रीन क्या होता है ना। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है आइसोप्रीन, अगर आप उसको समझ लेंगे तो वहाँ से आप पॉलीमराइजेशन करा के सिस और ट्रांस को आप समझ लेंगे तो आपका रबर और गुट्टा पर्चा दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पहले आइसोप्रीन का। किसका बात करेंगे? आइसोप्रीन का। बात करते हैं अपन आइसोप्रीन के बारे में। देखिए जो आइसोप्रीन होता है यह एक कॉमन नाम है, या कहिए तो कॉमर्शियल नाम है, इसलिए आपको इसके नाम से कभी भी स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा। और इसके लिए फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कॉमन नेम पे खास ध्यान दें, है ना। और हमारे एक यूट्यूब वीडियो भी बने हुए हैं, वहाँ से आप कॉमन नेम को कमांड करें थोड़ा सा उस वीडियो को सुन के। क्योंकि देखिए होगा क्या कि जब जब आपके सामने आईपीएससी नेम आएगा तो आप बहुत अच्छे से उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। लेकिन जैसे ही कॉमन नेम आएगा आपके लिए मुसीबतें आ जाएंगी। तो इसलिए आप कॉमन नेम का खास ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं आइसोप्रीन का। देखिए आइसोप्रीन जो होता है वो ये होता है, मतलब 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, इसी को बोलते हैं अपन आइसोप्रीन, है ना। इसको अपन बोलते हैं आइसो। अब देखिए जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो आपको यह दिखेगा कि इसका पॉलीमराइजेशन एडिशन के स्टाइल में होता है, CH2। CH, इसको S लगा दीजिए और ये आपका CH2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये जो CH2 ग्रुप है ये सेम साइड है, इसको होल N कर दीजिए
तो ये आपका बना सिस पॉली आइसोप्रिन, सिस पॉली आइसोप्रिन बन गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सिस पॉली आइसोप्रिन ही रबर कहलाता है, ठीक है। और इसी का अगर हम ट्रांस बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। CH2C डबल बॉन्ड HCHCH2 होल है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं गुट्टा पर्चा, GUTTA PURCH, गुट्टा पर्चा, है ना। ये ट्रांस पॉलीमर हो गया, यह ट्रांस पॉलीमर हो गया, और यह सिस पॉलीमर हो गया, ठीक है। एक हो गया गुट्टा पर्चा और दूसरा हो गया रबर, नेचुरल रबर, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का, है ना। बस एक लेक्चर का टॉपिक होता है, थोड़ा सा बच जाएगा, वो मैं अगले लेक्चर में करके इसके क्वेश्चंस वगैरह करा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर के होंगे या जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। आप NCERT पढ़ के इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। इसके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, है ना। इसमें NCERT का जो टेबल होता है, वहाँ से आपको दो चीज़ें मेनली याद रखनी है। एक तो किसी भी पॉलीमर का जिसके नाम में पॉलीमर लिखा हुआ है नहीं, तो उसके मोनोमर का नाम क्या होगा। जिस पॉलीमर के नाम में पॉली लगा हुआ नहीं है, उसका क्या मोनोमर होगा। एक तो अपने को ये याद करना है, और दूसरा उनके रिपीटिंग यूनिट क्या होंगे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलीमर में। इसको अगर आप कमांड करते हैं तो 90% जो इसके क्वेश्चन हैं वो आपसे बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का, है ना, कि रबर का वल्कनाइजेशन क्या होता है और कैसे कराया जाता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, है ना, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कैसे कराते हैं हम लोग, है ना। तो कहता है, इसमें आप 2-3 पॉइंट्स लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, इन ऑर्डर टू गिव स्ट्रेंथ, and elasticity, in order to give strength and elasticity, rubber is vulcanized, है ना। कहता है कि स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग रबर का वल्कनाइजेशन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, in this process natural rubber is heated in this process natural rubber is heated with sulfur, under
नेचुरल रबर इज हीटेड विथ सल्फर। बस इस प्रोसेस में नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है, जहाँ सल्फर जो होता है वो क्रॉस लिंक अवेलेबल कराता है, ड्यू टू विच क्रॉस लिंकिंग इज डेवलप्ड, जिसके कारण क्रॉस लिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, जिसके कारण क्रॉस लिंकिंग डेवलप होती है। और प्रोसेस वल्कनाइजेशन कहा जाता है। एक पॉइंट और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बाय दिस प्रोसेस rubber loses their ability to absorb वाटर। वल्कनाइजेशन कराने के बाद रबर वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी खत्म कर लेता है। ठीक है, वल्कनाइजेशन कराने के बाद रबर वाटर एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है रबर की, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रबर के वल्कनाइजेशन तक कंप्लीट किया है। अब अगले क्लास में हम लोग सिंथेटिक रबर से स्टार्ट करेंगे। सिंथेटिक रबर से नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिंथेटिक रबर से अपन नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। आप इसको तब तक एनसीईआरटी से आप सब लोग देख लीजिए और सही से रिवाइज कीजिए। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अपन फिर ब्रेक के बाद, है ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू डियर बच्चों।